जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। जी शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 215 तक आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दी थी। 216 से ऑनवर्ड अभी हमने आगे मूव करना है, बल्कि 2017 से ऑनवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग से। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे को हम जब एक टीचर टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो उसको पढ़ाने से पहले वो क्या करता है, वो टॉपिक बच्चों के साथ शेयर कर देता है। बच्चे उसके बारे में सोचते हैं, जितनी भी उनकी थिंकिंग होती है। यानी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में मैक्सिमम थॉट्स को कलेक्ट करना, मैक्सिमम आइडियाज़ को, नंबर ऑफ़ आइडियाज़ को कलेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी डेफिनेशन मैं रीड कर लेता हूँ। टूल ऑफ अ टीचिंग यूज्ड बाय द टीचर इन विच maximum or all the student participate by responding or presenting views on one topic. This technique encourage new ideas among students, a process to obtain maximum number of new ideas relating to a specific area of interest या relating to a topic। यानी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया जाता है, टॉपिक बच्चों के साथ शेयर कर दिया जाता है, फिर उनके आइडियाज़ क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? एवेलुएशन के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये इस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए जाते हैं कि बच्चे के माइंड में इस चीज़ से रिलेटेड पहले से क्या मौजूद है, बच्चा इसके बारे में कितना सोच सकता है, बच्चे की थिंकिंग इस टॉपिक के बारे में क्या होगी। अब क्लास में पूरी क्लास के आइडियाज़ क्या कर लिए जाते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जब पूरे ये कलेक्ट हो जाते हैं तो टीचर क्या करता है, मसलन टीचर ने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस पढ़ाना है ना, तो वो बच्चों को अनाउंस कर देगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पर टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए अदरवाइज़ मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट बताना था। चलें वो ज्वाइन कर लें। अच्छा कहाँ क्या बात मैं कर रहा था जी। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग फ़र्ज़ करें ये टॉपिक है। अब टीचर बच्चों से कहता है कि बेटा आज हमने स्टूडेंट्स आज हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है जी। ये एक ग्रुप बना लेगा टीचर और आधी क्लास, और ये लिविंग थिंग्स के बारे में बताएं, ये नॉन लिविंग थिंग्स, या सारे बच्चे लिविंग थिंग्स के बारे में क्या होती हैं लिविंग थिंग्स। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बच्चे से सवाल कर दिया, अब बच्चा सोचता रहेगा खुद ही, ठीक है। उसका जवाब ठीक है, उसका जवाब गलत है, ठीक है। वो जवाब पूरा देता है, वो जवाब आधा देता है, वो जवाब रेलिवेंट देता है, वो जवाब इररेलिवेंट देता है। टीचर उसको ना डांटेगा, ना रोकेगा, ना क्रिटिसाइज़ करेगा। सिर्फ उसने क्या करना है, बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है। वो उससे आइडियाज़ कलेक्ट करता जाएगा, जो पॉइंट्स ठीक होंगे टीचर बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करता चला जाएगा। इसी तरह अब ये लिविंग थिंग्स की बात ख़त्म हो गई, फिर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में टीचर बच्चे से पूछता है, जी बताएं बेटा। अब सारे बच्चे अपने अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, दूसरे कॉलम में नॉन लिविंग थिंग्स की करेक्टर्स वो लिखना शुरू कर देता है, जो बच्चे बता रहे हैं, जो रेलिवेंट टू द टॉपिक है, ठीक है। अब टीचर क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेगा, टीचर रोकेगा भी नहीं, चाहे वो रेलिवेंट है इररेलिवेंट है, ठीक है। जब बच्चा हमारा वो आइडिया शेयर करे जो कि हमारे टॉपिक से रेलिवेंट ना हो, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी बच्चा हम जो चीज़ हमें रिक्वायर है, बच्चा उसकी तरफ नहीं जा रहा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है ग्रुप। इंडिविजुअल में हर बच्चा अपना आइडिया शेयर करेगा, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा, हम 3-3 4-4 के या क्लास को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके उनसे कहेंगे कि जी इसके बारे में जो कुछ आप जानते हैं आप बताएं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग
की टाइप्स हैं, मैं इसकी जो कुछ और टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। अभी तक जो है सर एलिसिटिंग सर एलिसिटिंग और माइंड मैपिंग का भी थोड़ा सा इसके वो साथ ही बता अलग एक दीजिएगा। क्वेश्चन है, मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा, ठीक है। एलिसिटिंग एंड माइंड मैप, ठीक है, या इसी के साथ रिलेट करूँ, चलिए मैं बताता हूँ। ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक है कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लासरूम में ना दीवार के ऊपर, क्लासरूम के वॉल के ऊपर पोस्टर, चार्ट्स, कोई ग्राफ, इमेजेस वगैरह ना पेस्ट कर दी जाती हैं। बच्चे से कहा जाता है कि इनको देखें, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने आइडिया बताएं। इसको कहते हैं कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेगेटिव मैंने बता दिया कि जब बच्चा वो पॉइंट शेयर आपसे कर रहा हो जो कि आपकी डिमांड ना हो, आपका ऑब्जेक्टिव ना हो, या आपके टॉपिक से रेलिवेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक होता है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी एक टाइप है इसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। कोई बता सकता है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में? जी, किसी को है आइडिया राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग का? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है। जी, कौन बताएगा? सर एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें एक बच्चा सबके रिस्पॉन्सेस को, सबके पॉइंट्स को रिकॉर्ड करता है। जब सारे बच्चे अपना अपना पॉइंट बता देते हैं तो फिर उसको मौका दिया जाता है, वो कोई और बच्चा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, यानी कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है बच्चों के रिस्पॉन्सेस की। हम क्लास में ग्रुप बना लेते हैं छोटे छोटे, 4-4 5-5 के। एक बच्चा रिकॉर्डर हम बना लेते हैं कि ये बच्चा रिकॉर्डर है, ठीक है। एक बच्चा रिकॉर्डर हो गया। अब उस सर्कल में उसके राइट साइड से सारे बच्चे वन बाय वन अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, वो उनको नोट डाउन करता जाएगा, ठीक है। जब वो उनको नोट डाउन कर लेगा तो फिर वो जो ग्रुप का जो ओवरऑल थीम बना है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी का जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो शेयर कर दिया जाएगा टीचर के साथ। अच्छा, यहाँ पे सवाल है एलिसिटिंग एंड माइंड मैपिंग का, ये हमारा अलग से क्वेश्चन है, वहाँ पे हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग से क्वेश्चन मौजूद है पास्ट क्वेश्चन में, एलिसिटिंग एंड माइंड मैपिंग। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिरी बात जो रह गई है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड, वो है एफिनिटी डायग्राम। मैं बता रहा था आपको कि टीचर जो है वो उसने 2 कॉलम बना लिए, एक है लिविंग थिंग्स का, एक है नॉन लिविंग थिंग्स का। अब वो क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स 1 बाय 1 बना रहा है, इनके लिख रहा है, ठीक है, जैसे बच्चे उसको बता रहे हैं। और एंड पे जब टीचर जो है वो कंक्लूजन खुद बताएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में आइडियाज़ बच्चों से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक गलत, ठीक है, शॉर्ट लेंथी जो भी हैं, रेलिवेंट इरेलीवेंट। अब उसके बाद टीचर क्या करता है, उसको ब्रीफ करता है, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। और ये सारे के सारे कहाँ पे लिखे होते हैं, बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो आइडियाज़ जो बच्चों से कलेक्ट किए जाते हैं, उनको एक सीक्वेंस के साथ लिखना एफिनिटी डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है ये डायग्राम? टीचर्स का एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना एफिनिटी डायग्राम है। अच्छा जी, एलिसिटिंग एंड माइंड मैपिंग। एलिसिटिंग या एलिसिटेशन किसको कहते हैं? किसी चीज़ को ड्रा करना। कोई इनके बारे में पहले से जानता है, एलिसिटिंग या माइंड मैपिंग के बारे में? आइडियाज के आपस में ताल्लुक कायम करते हैं। माइंड मैप में जो फ्लो चार्ट बनता है, रिलेशन होता है मुख्तलिफ आइटम के दरमियान, जो रिलेशन होता है वो माइंड मैप कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में ताल्लुक। जी, ड्रा आउट, खुलासा निकालना, एब्स्ट्रैक्ट निकालना, इसको कहते हैं एलिसिटेशन, ठीक है। अब बच्चे के पास एक कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद होता है, थोड़ा बहुत, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। लाजमी नहीं हर टॉपिक की उसको हो, लेकिन कुछ टॉपिक्स की उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी ना लिविंग नॉन लिविंग वाली। अब बच्चे को उनके सारे कैरेक्टर्स पता हैं, लेकिन उसको शनाख्त नहीं होती। इनफॉर्मली उसको पता होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये सांस भी नहीं लेती, ये हरकत भी नहीं करती, लेकिन उसे उस वक्त इस बात की समझ लगती है जब उसे बताया जाता है कि ये इसकी खसूसियात हैं। पहले उसको पता होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये नॉन लिविंग है और इसकी इस तरह की खसूसियात हैं और इस वजह से ये नॉन लिविंग है।
अच्छा, एलिसिटिंग किसको कहते हैं? जब एक कॉन्सेप्ट बच्चे का थोड़ा बहुत है, अब उसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उससे रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट आप बच्चे को देते हैं, तो बच्चा नए कॉन्सेप्ट से आइडियाज़ जनरेट करता है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की बेस पे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, बच्चे को पता है कि जो ईंटें हैं, जो कमरा है, जो चेयर है, ये ख़ुद ब खुद हरकत नहीं करते, ये रिप्रोड्यूस नहीं होते, ये सांस नहीं लेते। अब ये बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की होनी चाहिए थी। अब आप उसको ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, नए नॉलेज से, अब वो जिस भी चीज़ को देखेगा ना, तो उसके माइंड में फ़ौरन यही बात आएगी कि देखें वो हमने पढ़ा है कि ये टेबल, ये फ़ैन, ये जो भी चीज़ वो नॉन लिविंग देखेगा, स्कूल के अंदर डेस्क है, बेंच है, डोर है, एट्सेट्रा। तो जो भी चीज़ वो देखेगा तो अपने उस प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, जो उसके पास पहले थोड़ा बहुत था, और नया नॉलेज उसने जो सीखा है, तो इस नए नॉलेज से वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट निकालेगा। यानी जिस भी चीज़ को देखता जाएगा उसके माइंड में फ़ौरन उसका आइडिया आता चला जाएगा। देन आता है माइंड मैप। मैप किसको कहते हैं? नक्शा बनाना, किसी चीज़ का जो नक्शा होता है इसको कहते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि एक जब अपने नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो एक जैसे आइडियलिज़म है ना, तो आइडियलिज़म सेंटर में लिखेंगे तो एक लाइन लगाएंगे, उसके टीचिंग मेथड लिख लेंगे, फ़र्ज़ करिए लेक्चर मेथड, ठीक है। इधर से लिखेंगे कि जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। सोर्स ऑफ नॉलेज इसमें जो है वो सिंगल है, ठीक है, मोनोलॉग है, अल्लाह ताला से जो नॉलेज आता है वही रियल है, फ़र्ज़ करिए। वैल्यूज़ इसमें फ़िक्स हैं, तो हमने एक सेंट्रल आइडिया लिखा। अब उस सेंट्रल आइडिया के साथ हमने बाकी आइडियाज़ को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। हम एक डायग्राम बनाते हैं, मैं अभी इसी में से आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ऐसे एग्जांपल के तौर पर। अच्छा, हम एक डायग्राम बनाते हैं ना, अब उस डायग्राम के नीचे हम क्या करते हैं, और एक मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग से नीचे फिर सब हेडिंग आती हैं, फिर सब हेडिंग के नीचे पॉइंट्स आते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस ये होता है कि उसको एक तरीके के साथ समझाना। अब ये अगर आप देखें, ठीक है, तो हम अपने माइंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जैसे ये देखें ना, रिसर्च पैराडाइम है, पॉजिटिविज़म, इंटरप्रेटिविज़म, प्रैग्मेटिज़म, क्रिटिकल रियलिज़म। अब आगे जो है इनकी फ़र्दर टाइप्स हैं, फ़र्दर क्लासिफिकेशन है। ये रिसर्च का पूरा चैप्टर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिसर्च का पूरा चैप्टर है। हम अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो इस तरह के की पॉइंट्स हम क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। तो माइंड मैप में हम एक सेंट्रल आइडिया होता है, उस सेंट्रल आइडिया के साथ और कितने आइडियाज़ जुड़े होते हैं, इसको हम जोड़ते हैं अपने माइंड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइंड मैप कहते हैं। एक आइडिया मसलन जो है वो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड में क्या आता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। अब इंडक्टिव या डिडक्टिव स्टडी या रीजनिंग आती है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है फर्दर उनकी एग्जांपल्स भी हमें पता है, ठीक है। अब ये दिए किसने थे ये भी हमें पता है, किस फिलॉसफी के साथ ये जुड़े हुए हैं ये भी हमें पता है। तो एक सेंट्रल आइडिया क्या है, साइंटिफिक मेथड, इसके स्टेप्स, इसके पीछे फिलॉसफी, इसका प्रेजेंटर, इसके प्रोज एंड कॉन्स, मेथड्स, ये सारे हमें पता हैं। तो एक सेंटर आइडिया के साथ और कितने आइडियाज़ जुड़े होते हैं, इट इज़ कॉल्ड माइंड मैप। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक हमने एड्रेस किया है, इसके साथ 2 और क्वेश्चन हमने लिए हैं, एक एलिसिटिंग और दूसरा माइंड मैप को। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने जानबूझ के टाइम लगाया ताकि, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी सारे, आज 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई तो आज हो रही है, इस वजह से कुछ स्टूडेंट जो है वो उन्होंने जो है वो लेट ज्वाइन किया है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ई असेसमेंट। अच्छा, ई असेसमेंट, ई पेडागोजी, ई कंटेंट, इसके साथ साथ और क्या होता है जी, ये यूज़ हो, ई कॉमर्स जैसे होता है एजुकेशन में, ई लर्निंग, ठीक है, ई असेसमेंट और ई कंटेंट, ये 3 टर्म यूज़ होती हैं। मैं बता देता हूँ, हमारा क्वेश्चन ई असेसमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो और यूज़ होती हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ई असेसमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट, वो असेसमेंट जो कैसे होती है, किसी भी ऑनलाइन जो है वो मेथड से हम करते हैं, उसको हम ई असेसमेंट कहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो LMS है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी की सारी जो असेसमेंट होती है वो कैसे होती है, वो ऑनलाइन होती है। अब ऐसी असेसमेंट जो कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ICT के थ्रू ऑनलाइन हो, इस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, ई असेसमेंट कहते हैं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन है ना, ये भी ई असेसमेंट की टाइप हैं। अच्छा, जैसे PPSC हमारा जो करते हैं
जो ऑनलाइन हमारी इंटरव्यू लेते हैं, ये लेक्चर एजुकेशन के अभी भी शायद हो रहे हों, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, ई असेसमेंट के अंदर आते हैं। अब ई असेसमेंट ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो असेसमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ई असेसमेंट कहते हैं। और इस तरह होता है, एक टर्म और होती है ई कंटेंट। ई कंटेंट किसको कहते हैं? ई असेसमेंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट conducted online using internet services, electronic portfolios, electronic marking and electronic certification। एक LMS की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आप जो टीचर हैं आप में से वो जानते होंगे कि असेसमेंट सारी ऑनलाइन होती है। कोविड की सिचुएशन में आपकी जो असेसमेंट होती रही है, आप में से जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे, ई असेसमेंट होती रही है ऑनलाइन। आप घर बैठे डिफरेंट ऐप्स के थ्रू अपनी जो एग्ज़ाम है वो देते रहें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसकी सारी की सारी असेसमेंट ई असेसमेंट है, ठीक है, वो ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ई कंटेंट। ई कंटेंट क्या होता है? ई लर्निंग, ई कंटेंट और ई असेसमेंट, ये तीन टर्म यूज़ होती हैं। वो कोर्स कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है, ये ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकती हैं, या मल्टीमीडिया यानी मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो ये हो सकता है। इसको हम जैसे अभी जो आप कंटेंट देख रहे हैं ना आपकी स्लाइड पे, ये स्लाइड शो हो रही है ई असेसमेंट और ई कंटेंट वाली, पेज शो हो रहा है आप लोगों को? यस यस जी, सर। ये भी ई असेसमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह ई लर्निंग होती है, ऑनलाइन लर्निंग, कंप्यूटर की मदद से जो लर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? जी, डिस्टेंस एजुकेशन का क्या रोल होता है, कोई बता सकता है? जी, डिस्टेंस एजुकेशन किस एजुकेशन को कंट्री कहते में हैं? लिटरेसी रेट जी, लिटरेसी रेट को बूस्ट करना। डिस्टेंस एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? डिस्टेंस एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमें देती है, मतलब हम इस्लामाबाद से लिंक होते हैं। तो डिस्टेंस, इसका रोल ये होता है कि सब जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं तो उनको भी एजुकेशन का मौका मिल जाता है। इसमें सर फिजिकल डिस्टेंस होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। जी, डिस्टेंस एजुकेशन ऐसी एजुकेशन, ऐसा मोड ऑफ एजुकेशन है जो कि जिसमें बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो तमाम स्टूडेंट लर्नर जिनको किसी भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी या वो अवेल नहीं कर सके किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको सेकंड चांस, अपनी लिटरेसी या एजुकेशन का सेकंड चांस प्रोवाइड किया जाता है डिस्टेंस एजुकेशन की। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में जो तालीम दी जाती है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो ये सारे का सारा होता है कॉरेस्पॉन्डेंस से, ख़त व किताबत से। आजकल चूँकि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो इंटरनेट को, ईमेल्स को, इससे पहले टेलीफोन्स को, रेडियो को, टीवी को, ये सारे जो है वो मीन्स यूज़ किए जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन की तरवीज में ये सारे मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे फरजान साहब ने बताया, पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो लिटरेसी रेट है इसको बूस्ट करना, अडल्ट लिटरेसी को बूस्ट करना, उन इंडिविजुअल्स को जिनको जो अपनी जो बुनियादी तालीम है वो पहले हासिल नहीं कर सके, इंडिविजुअल्स या अडल्ट्स को कोई स्पेसिफ़िक स्किल सिखाने के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसका बड़ा एक की रोल है। अच्छा, इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन चूँकि ये इंस्टीट्यूशन लेस होती है, यानी इसमें इंस्टीट्यूट तो होता है लेकिन बच्चा या लर्नर प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो इसलिए इससे टाइम भी सेव होता है बच्चे का। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ये जो डिस्टेंस है अब इसको मिनिमाइज़ कर दिया है। ये ऐसे बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं वो घर बैठे अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो नीड्स हैं वो भी जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये एड्रेस कर रही है, और इसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल है और इसका यानी फ़िक्स नहीं होती, और ये टाइम भी सेव करती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर क्या व्हाट आर द डेफिशिएंसीज। वर्चुअल एजुकेशन को भी डिस्टेंस एजुकेशन में के ज़मरे में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि वो भी समझ लें कि एक मॉडर्न टाइप है डिस्टेंस एजुकेशन की। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की दूसरी और एशिया और पाकिस्तान की पहली डिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये कौन सी पॉलिसी में बनी थी, ये सवाल भी शायद हुआ है, ये इसमें है मौजूद इसमें जी। 1972 की पॉलिसी में। हाँ जी, और बनी कब थी? 1974। और इसका पहला नाम क्या था? पीपल्स और इसका नाम किसने चेंज किया? जुल्फकार अली भुट्टो ने। कब किया? 1977 ज़ियाउल हक ने सर। 1977 नहीं, में। भुट्टो साहब ने किया था 77 में। अच्छा, जी। और दुनिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूके ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? यूके पीपल्स किस ओपन मुल्क में है? यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड में से। इंग्लैंड इंग्लैंड में। नहीं होगी किस साल बनी थी? वो 1869। उसके बाद है व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम आउटडेटेड है। इसमें बच्चे यानी दो तरह के मेथड्स ऑफ असेसमेंट होते हैं या इवैल्यूएशन। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होता है अथेंटिक। हमारे यहाँ अभी तक हम ट्रेडिशनल असेसमेंट पे चल रहे हैं। अथेंटिक होता है जिसमें बच्चे की सिर्फ नॉलेज को नहीं जज किया जाता, उसके बिहेवियर में तब्दीली को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स जो उसके अंदर डेवलप हुई हैं टीचिंग या लर्निंग के बाद, वो मेजर की जाती है। हमारे यहाँ वो नहीं की जा रही। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे की इंफॉर्मेशन है उसने कितनी गेन की, यानी हमारे यहाँ कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इफेक्टिव डोमेन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिरे से मेजर ही नहीं किया जा रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मेजर ही नहीं कर रहा। अगर आप जो पंजाब बोर्ड कमेटी के जो चेयरमैन हैं PBCC, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स, PBCC का एक डिसीजन है, आप में से किसी को पता है कि कितने % कौन सा जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के कौन से डोमेन को यूज़ किया गया असेसमेंट के लिए? जी पाकिस्तान में पंजाब में जो 9 डिवीजन्स हैं पंजाब, जी कोई बता सकता है? 70% जी कौन सा? 70% नॉलेज, 70% नॉलेज, एप्लीकेशन, 10% एप्लीकेशन। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि ये जो तीनों जो लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं? यस, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये तो मेजर ही नहीं कर रहा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। हमारा असेसमेंट सिस्टम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सिरे से मेजर ही नहीं कर रहा, ये भी डेफिशिएंसी है। क्रिएटिविटी जिसमें है एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मेजर ही नहीं कर रहा। अच्छा, अनफेयर मीन्स जो यूज़ होते हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का फ्लाज में से ये भी एक है। इसके बाद है व्हाट आर द पावर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होते हैं बच्चे की एबिलिटी को मेजर करने के लिए, लर्नर्स की एबिलिटी को। एक में हम उसकी स्पीड देखते हैं और दूसरे में हम उसकी एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है। अब स्पीड टेस्ट में क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि एक बच्चा एक लिमिटेड टाइम में अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कितने क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करता है। 20 MCQs दिए जाएंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और कहा जाएगा कि ये 10 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करके दें। ये होगा स्पीड टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जितने भी MCQs होंगे वो एक उनका डिफ़िकल्टी लेवल सिमिलर होगा, यानी डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे नहीं होगा कि कुछ सवाल बहुत आसान होंगे और कुछ बहुत ही मुश्किल, सबका लेवल सेम होगा। दूसरा यानी स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर सारे सवाल हल करने होते हैं और इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम रखा जाता है। अब इसके बरक्स जो है ना पावर टेस्ट में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता कि इसी मखसूस टाइम के अंदर ही आपने सवाल करने हैं।
टाइम की बाउंडनेस उसको नहीं होती, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीजिंग होता है, इजी टू डिफ़िकल्ट ये उनका पैटर्न, स्टार्ट वाले इजी, फिर मुश्किल, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल, इस पैटर्न पे होते हैं। ये होते हैं स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, कौन बताएगा जी रिलायबिलिटी के फैक्टर? जी स्लाइड्स नहीं शो, जी पर स्लाइड Screen शो show। नहीं हो। स्लाइड को छोड़े, मैंने सवाल का जवाब दें। जी सर। व्हाट आर द Sir, फैक्टर्स validity। अफेक्टिंग रिलायबिलिटी? जी Sir, objectivity, length of the test, differentiability, difficulty of the test, usability. अच्छा, सोच लें, उस दिन भी आपने ऐसे बताया था। सर वैलिडिटी, सर अगर टेस्ट वैलिड ना हो तो नहीं रिलायबिलिटी है सर, पक्का है रिलायबिलिटी, अच्छा, लेंथ ऑफ द चलिए। टेस्ट रिलायबिलिटी में क्या? ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर को। एक टेस्ट आपने एक जगह एक वक्त में लिया, ठीक है, उसके 100 मार्क्स से, अब दोबारा आप फ़र्ज़ करें 50 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं, वही वाला टेस्ट, या उसको 150 मार्क्स का कर रहे हैं, 150 MCQs का ले रहे हैं, तो ओब्वियसली उसकी रिलायबिलिटी वो वाली नहीं रहेगी, ठीक है, एक्यूरेसी उसमें नहीं रहेगी। तो लेंथ ऑफ अ टेस्ट ये डिपेंड करती है। स्प्रेड ऑफ अ स्कोर, आपने पहले टेस्ट का स्कोर 50 रखा है 50 MCQs का, अब आप उसका स्कोर 100 कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो ये भी आपकी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। डिफ़िकल्टी, पहले आपका टेस्ट जो है वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल और था, अब और है, तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर होनी चाहिए। यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई हर जो आइटम है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ओब्वियसली होता है, वो किस डोमेन को मेजर कर रहा है। यूजेबिलिटी कहता है कि ईज़ होनी चाहिए, उसमें आसानी हो पेपर बनाने में पेपर कंडक्ट करने में, पेपर की मार्किंग या स्कोरिंग में। तो ये फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जी कोई इनका डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? सर मैं बताऊं? जी बताइए ज़रूर। रीइंफोर्समेंट सर रीइंफोर्समेंट जो है वो बिहेवियर स्ट्रेंथन के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि पनिशमेंट जो है वो हम कोई भी बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल 100% सही फरमाया। आगे एक्सप्लेन कर दें, इसकी टाइप्स कितनी हैं रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की? सर दो ही हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, इसी तरह पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और नेगेटिव पनिशमेंट होती है। यस, पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है? आपके अलावा कोई और बताना चाहे, कोशिश करें बताने की। अच्छा, आप लोगों के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ ना जवाब देने की। जो न्यू इंटरव्यूज़ मेल के हो रहे हैं, तो जो हमारी इसमें मौजूद नहीं हैं 711 क्वेश्चन में, उनके अलावा मैं सारे जो सवालों की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे सवाल तकरीबन 95% ये जून ऑफ एजुकेशन में मौजूद है। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ये 3rd एडिशन है, ये प्रिंट पब्लिश हो के आ चुके हैं। आप में से जिसने नहीं जिसके पास पहले से है वेल एंड गुड, जिसके पास बिल्कुल ही बुक नहीं है तो सब्जेक्टिव बुक मेरे ख़्याल में मार्केट में इस तरह की और अवेलेबल नहीं होगी। ये मेरी बुक है, इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपकी तैयारी के हवाले से कह रहा हूँ। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप लाजमी ही लें, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो ये बुक लाजमी पढ़िएगा एक दफ़ा। फिर अगर आपको अच्छी ना लगे तो जैसे वो कहते हैं ना मनी बैक गारंटी, तो वो भी अवेलेबल होगी सर्विस। जिसको अच्छी ना लगे, जो कहे कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए हैं, तो वो बेशक अपनी पेमेंट बुक मुझे वापस करके ले सकता है। जी, पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव सर मुझे बुक कब तक मिल जाएगी? बुक्स ना पहुंची हैं आज मगरिब के टाइम पे। फरजान साहब, आपका मैसेज आया हुआ था, मैं शायद आपको रिप्लाई भी नहीं कर सका। आज मगरिब के वक्त पहुंची हैं बुक्स। इंशाल्लाह कल हम अर्ली मॉर्निंग 9 बजे यहाँ से भिजवा देंगे। परसों संडे है, तो मंडे तक इंशाल्लाह ताला हमारे जो 100+ ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन आज की डेट में जो आए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल भिजवा देंगे। सोमवार मंगल तक वो मिल जाएंगी सबको। जी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट में डिफरेंस जी कौन बता रहे हैं? जी, सना मसलम बताना चाह रही हैं। जी बताइए।
इन माय ओपिनियन सर जैसे आप बता रहे हैं कि पनिशमेंट जो होती है वो फिजिकल होती है और इन्फोर्समेंट होती है वो बिहेवियर के लिहाज से दी जाती है। जी, तो आप अपने जो इन्फोर्समेंट है कि आप बच्चे के जो रिस्पॉन्स आता है ना, तो उसके बाद एक प्लीजेंट स्टिमुलस ऐड कर दें। आपका बच्चा होमवर्क बहुत अच्छा करता है, जैसे ही स्कूल से आता है तो वो उसने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो आप उसके इस बात से खुश होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। आपका बच्चा आपको देख के बच्चा या बच्ची नमाज़ पढ़ते हैं, आप उसको चॉकलेट या कोई गिफ्ट देते हैं या वैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये है ऐड प्लीजेंट स्टिमुलस। एक बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज़ या मेंटेन करने के लिए जो आप प्लीजेंट कोई स्टिमुलस जैसे यानी चॉकलेट देना या उसको अप्रिशिएट कर देना, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जब हम किसी भी जाते हैं ना फैमिली इवेंट पे, किसी शादी में, फंक्शन पे, तो हम बहुत अच्छी तरह तैयार होके जाते हैं। एक तो मतलब एक अच्छी लुक के लिए ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा ये होता है कि फ़लाँ से मैं ज़्यादा बेहतर दिखूँगी या दिखूँगा, ठीक है। या कोई ये ना कहे कि आपके तो कपड़ों को, जूतों को या ड्रेसिंग को या यहाँ पे ये इशू है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो हमें एवर्सिव स्टिमुलस बाद में आना है, तो उससे बचने के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, काम अच्छा करते हैं। इसी तरह क्लासरूम में इसकी एग्जांपल है यहाँ पे कि बच्चा जो है उसको पता है कि बाद में मुझे परेशानी होगी, अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो कल मुझे क्या होगा, कल मुझे कोई पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो क्या करता है, काम अपना अच्छा करके जाता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो एवर्सिव स्टिमुलस होता है वो रिमूव किया जाता है, उसके रिमूव करने के लिए बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है, एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करने के लिए। जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में वो ऐड किया जाता है प्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है। जबकि नेगेटिव में जो एवर्सिव स्टिमुलस आना है तो उससे बचने के लिए एक रिस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट ये है कि एक बच्चे का जो आउट ऑफ वे बिहेवियर है या रिस्पॉन्स आता है उस पे एक जो एवर्सिव स्टिमुलस है वो ऐड किया जाता है। यहाँ पे ऐड प्लीजेंट स्टिमुलस किया जाता है, रीइंफोर्समेंट में प्लीजेंट होता है स्टिमुलस जो ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एवर्सिव है, मसलन बच्चा किसी को गाली देता है तो टीचर उसको क्या करता है, मुर्गा बनाता है, या उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट या स्टिक से, या माँ जो है अपने बच्चे को क्या करती है, थप्पड़ रसीद फरमाती है जब एक बच्चा कोई शरारत करता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, ठीक है, स्लैपिंग व्हेन अ चाइल्ड इज़ अब्यूसिव। अच्छा, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, मैं बताता हूँ अभी। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि जब आपका बच्चा कोई सही काम ना कर रहा हो तो आप क्या करते हैं, प्लीजेंट स्टिमुलस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कैसे? मसलन उसने होमवर्क नहीं किया, टैबलेट पे लगा हुआ है, टीवी देख रहा है, आपने टीवी बंद कर दिया, स्विच ऑन, रिमोट अपने पास रख लिया या टैबलेट उससे वापस ले लिया, तो ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है। अब अगर आप देखें तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम प्लीजेंट स्टिमुलस को ऐड करते हैं, नेगेटिव में हम एवर्सिव को। जैसे अच्छी परफॉर्मेंस पे चॉकलेट देना, जैसे गाली देने पे थप्पड़ खाना, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में हम प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। जैसे एंग्जाइटी या पनिशमेंट से बचने के लिए क्या होता है, बच्चा अपना काम वक्त पे करेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट में बच्चा एक काम ठीक तरह से नहीं करता तो जिस चीज़ की वजह से वो ठीक तरह से, जिस स्टिमुलस की वजह से नहीं कर रहा, तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, टीवी बंद कर दिया जाएगा, टैबलेट वापस ले लिया जाएगा, एट्सेट्रा। ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जी, क्लियर? किसी को इशू कोई? जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है वो कौन सी है, कोई बता सकता है? जी, व्हाट इज़ करंट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? जी प्लीज़। 2009 2009, 2017, 2020? 2009 सर। तस्लीम जावेद बताना चाह रही हैं। जी, टू 2009 पॉलिसी है।
अच्छा, पाकिस्तान की पहली पॉलिसी कौन सी है और आखिरी पॉलिसी कौन सी है, एजुकेशनल पॉलिसी? 1959 फर्स्ट पॉलिसी। सॉरी, रिपीट। 1970 सना और सनम असलम 1970 बता रही फर्स्ट हैं, एक सेकंड जी। जी सर 1959 1959 और लेटेस्ट? लेटेस्ट 2009। जी, कौन इसको करेक्ट करेगा? दोनों जवाब गलत हैं। सर फर्स्ट जी सायरा अनवर। सर 1970 सायरा अनवर जी प्लीज़ जल्दी से बताइएगा। सायरा अनवर। जी सर, फर्स्ट पॉलिसी 1947। जवाब गलत है, कोई और बताए जी प्लीज़। 70 है फर्स्ट। महविश ज़हूर जी। 70 फर्स्ट। ये किसने बताया 70? अक्सा या महविश ने? सर मैंने अक्सा ने मैंने बताया जी। चले 19 पहली कॉन्फ्रेंस है, 47 पॉलिसी नहीं है। 47 और 51 ये दो कॉन्फ्रेंस थी, 59 कमीशन है, ठीक है। पहली पॉलिसी एजुकेशनल पाकिस्तान की 1970 की है, याद रखिएगा, और आखिरी पॉलिसी 2017 है। तो सवाल है, सवाल से हमने सवाल बनाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिसी 2009। 2009 की पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं? 2009 की पॉलिसी जो है ये प्रेजेंट की थी उस वक़्त के एजुकेशन मिनिस्टर मीर हज़ार बजरानी ने। पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक़्त। वज़ीर आज़म जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे। ये जो हमारी करंट पॉलिसी है, हम इसके कुछ पॉइंट सिर्फ देखेंगे, सारे नहीं। 9 सितंबर 2009 को ये प्रेजेंट की गई थी। आपको ये वाली स्लाइड शो हो रही है, पेज शो हो रहा है पॉलिसी वाला? यस सर। नो सर नहीं हो रहा, क्वेश्चन वाला हो रहा है। क्वेश्चन वाला हो रहा है। चले मैं उस पेज को 1 मिनट डिस्प्ले कर दूं, थोड़ा सा आप वेट करें कुछ ही सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है। तो फीमेल चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो अच्छा, ये आज वो नाम के हवाले से आ रहा था। ये मेरे ख़्याल में जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है उनमें मौजूद था, और मैंने बताया था उस वक़्त भी क्लास में कि भाई अपने नाम का ओरिजिन, उसका मीनिंग, ठीक है, ये लाजमी देख के जाएं भाई आपका नाम का मतलब क्या है, ये कौन सी ज़ुबान का वर्ड है। इसी तरह जैसे यहाँ पे आज सवाल हुआ है कि कुरान मजीद में वर्ड जो इरफान है इसका कहीं पे ज़िक्र हुआ है, तो आपको अगर आपका नाम है कोई भी नाम है तो आप सिंपली उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जाएं, ठीक है, आप लिख दें कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स ये वर्ड कुरान में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो या आप जो है कोई भी कुरानी ऐप जो है वो जैसे इस्लाम 36 है, आप वो डाउनलोड करके उसमें अपना नेम सर्च कर लें, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पता चल जाएगा कि कितनी अगर आपका नाम कुरान मजीद में मौजूद है तो अव्वल तो, ठीक है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर कि क्या ये नेम एग्जिस्ट करता है कुरान मजीद में। अगर करता होगा तो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स या कोई वर्स मिल जाएगी। अच्छा जी, फ़ीचर्स की हम बात कर रहे थे, अब बताइएगा, अब ये शो हो रही है? नो सर, अभी भी नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकंड, अब यस सर, शो हो रही है। अच्छा, सर नहीं हो रही, क्वेश्चन असल में इसी वजह से ना मैं वो कर रहा था कि आप लोगों को कि मैं रिकॉर्डिंग दूं, क्योंकि ना काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही फिर वेस्ट हो जाता है। जी, ये है 2009 की रिकॉर्डिंग वाला भी सही जा रहा था। वैसे मैंने कहा चलें आप लोग थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूंगा ऑनलाइन सेशन में। मेरा अपना भी दिल नहीं लगता अब, चूँकि मेरी एक रूटीन है कि मैं 1-2 लेक्चर लाजमी लेता हूँ। मैंने 2 दिन HM की क्लास ऑफ की है, तो मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था कि चलें, आज मेरा मूड था कि मैं रिकॉर्डिंग करके, अभी मैं फ्री था तो चलें 2 घंटे की रिकॉर्डिंग आज भेजूँ आपको, लेकिन फिर मैंने कहा चलें हाल अहवाल बांट लेंगे सबके साथ। तो लेकिन सर बहुत ज़्यादा मौका मिलता है हमें सीखने का, मोटिवेशन मिलती है। हाँ, इसी सर थोड़ा
जेड सर कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे एथिक्स ऑफ रिसर्च वाला आया हुआ था, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन भी हैं, वो भी बल्कि आपने शेयर करने हैं, उसके आंसर नहीं वो किए ना। जी जी, ये साले सर सारे एथिक्स ऑफ रिसर्च बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी सर, जो हमने आपको पूछे जो हैं। देखें, जो क्वेश्चन मैंने आज भेजे हुए हैं ना, आज एक्चुअली फर्स्ट डे था, उसके हवाले से, बुक के हवाले से, और इतनी ऑनलाइन ऑर्डर और कॉल पे कॉल्स, तो वो एक तो वो इशू था मेरा। दूसरा ये है कि HF का भी हो रहा था। तीसरा हमारा KPK में आज फ़ीमेल का टेस्ट था, कल मेल का टेस्ट था, तो पिछले 2 दिन से मसरूफियत बहुत ही ज़्यादा थी मेरी। मैं इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा टाइम देने की, क्योंकि आप लोग जो है इस वक्त मेरी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, इंटरव्यू वाले स्टूडेंट सारे। KPK में आज टेस्ट हो गया, वहाँ से मैं फ्री हो गया हूँ। वहाँ पे हमारे जो मेल और फीमेल स्टूडेंट थे जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी के, वहाँ भी तकरीबन 40+ स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे थे। उनको भी गाइडलाइन देना कर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन शेयर किया हुआ था, ये KPK का आपके पेपर में वही थे? जी जी जी, जो आज मैंने आपको जोन ऑफ एजुकेशन में जो भेजा था ना, ग्रुप है जोन ऑफ एजुकेशन व्हाट्सएप, उसमें जो मैंने आपको पेपर भेजा था, ये इसका फ़ीमेल का पेपर है। कल था मेल का, वो बहुत ईजी था, ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट था फ़ीमेल वाला। हाँ जी, फीमेल का मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल ज़्यादा था, conceptual था। बहुत मुश्किल था। बहरहाल अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। पॉलिसी 2009 की हम बात कर रहे थे, फिर बात जो है वो दाएं बाएं चली गई। जी, ये जो पॉलिसी है 2009 की, ये मीर हज़ार बजरानी ने दी। मीर हज़ार बजरानी उस वक़्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और जो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। 9 सितंबर 2009 को पेश की गई। मैं 5 से 7 आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इसके बताता हूँ, ताकि अगर आपसे पूछे जाएं, ये लास्ट टाइम तो पूछे गए थे 3-4 लोगों से, अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप भी ये बता दीजिएगा। बाकी जो आज इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किए हैं ना, जो अब हो रहे हैं, इन सब के जवाब इंशाल्लाह आपको कल हर जो इंटरव्यू है इसको मैं टैग करके आपको ऑडियो की शक्ल में ग्रुप में भेज दूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन भी और आंसर भी इंशाल्लाह सारे मिल जाएंगे आपको। हाँ, अगर कोई स्किप हो जाए तो आप लाजमी, आप में से जो भी देखे मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक सवाल भी स्किप ना हो। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो है आपको मैं बताऊं कि इसके जो सबसे अलग या डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जी सर, दानिश स्कूल का भी कॉन्सेप्ट बताइएगा, वो मुझे नहीं मिल रहा था बुक से। बुक में मौजूद है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो EC एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर फॉर्मली पहली पॉलिसी 2009 की थी, जिसमें EC एजुकेशन के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया, और इसके लिए ऑफिशियल एज रखी गई 3 to 5 ईयर, ठीक है। और पहला जो करिकुलम आया था वो 2006 में था EC का। अच्छा, अपना घर स्कूल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अपना घर स्कूल प्रोजेक्ट। ये पंजाब के उसमें प्रोविंशियल लेवल पर, हर प्रोविंशियल लेवल पर हर प्रोविंस में एक स्कूल बनाया जाएगा अपना घर स्कूल के नाम से। इसमें उन बच्चों को तालीम दी जाएगी जो नीडी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। इस पे खैर अमल दरामद ना हो सका। इसी तरह जो इस्लामिक स्टडी है, ये ग्रेड 1 से 12 तक अलग सब्जेक्ट होगी, कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। SNC में ऐसे हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई करिकुलम नहीं आया था। 2009 के बाद जो पहला करिकुलम आया है वो कौन सा है? SNC 2020। पाकिस्तान में इस वक्त प्राइमरी लेवल पर SNC 2020 नाफिज है, सिवाय सिंध के। सिंध में नेशनल करिकुलम 2006 नाफिज है प्राइमरी लेवल पे भी। इसके अलावा मिडिल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर मिडिल और हाई सेकेंडरी लेवल पर जो नेशनल करिकुलम 2006 है वो इम्प्लीमेंट है, ठीक है, इस वक्त। अच्छा, तो SNC में चूँकि ये बात तो ग्रेड 1 से 12 तक, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इस्लामियात 1 से 12 जमात तक कंपलसरी EC का चैप्टर शामिल किया गया, अपना घर स्कूल प्रोजेक्ट शामिल किया गया। ऑफिशियल एज जो है वो बताई गई। प्राइमरी की ऑफिशियल एज 6 से 10 साल होगी, मिडिल की 11 से 13 साल होगी, और हाई स्कूल के बच्चों की 14 से 15 साल होगी। ऑफिशियल एज इसमें बताई गई। इसके साथ साथ
लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, यानी जैसे हम बात करते हैं ना 21st सेंचुरी की स्किल्स की, तो बच्चों के अंदर स्किल जो है वो डेवलप करना, ये फोकस था। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी। इसके साथ साथ जो ग्रेड 11 और 12 हैं, 11वीं और 12वीं के जितने भी जो ग्रेड्स हैं, जहाँ जहाँ पे ये इसकी क्लासेस होती हैं, ये सारी मर्ज की जाएंगी स्कूल लेवल पे, यानी ये कॉलेज का पार्ट नहीं होंगी, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। फ्री यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होगी। 2015 तक सारे के सारे बच्चों को स्कूलों में दाखिल कर लिया जाएगा, प्राइमरी के बच्चों को, और 2025 तक सेकेंडरी के जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको दाखिल कर लिया जाएगा। करिकुलम जो है ये हमारा, इसमें ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। लाइब्रेरी के इस्तेमाल को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, लाइब्रेरी यूजेज को बढ़ाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5-7 की पॉइंट्स हैं, ये आप याद रख लें, इंशाल्लाह इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च की बेसिकली 3 अप्रोचेज़ होती हैं। रिसर्च की बेसिकली 3 अप्रोचेज़ हैं। कोई बता सकता है रिसर्च अप्रोचेज़ को? जी बताइए। क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड अप्रोच। जी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड यस, अप्रोच। बिल्कुल सही जवाब है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। इनको 2-2, 3-3 लाइन में कोई एक्सप्लेन कर सकता है जल्दी से? सर कैन आई एक्सप्लेन? जी सर क्वालिटी फरजान साहब, अजान आपके यहाँ हो रही है, अपना माइक ऑफ कर दें। जी लेते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा लेते हैं, और क्वालिटेटिव में सर हम जैसे कोई लिटरेचर के मुतालिक, जैसे हम लिटरेचर के मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं, तो सर वो क्वालिटेटिव होगा, यानी क्वालिटी के लिहाज से, और मिक्स्ड में दोनों होगा, यानी कि क्वालिटी वाला डाटा भी होगा और नंबर्स की शक्ल में भी होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा। आप क्लासरूम से कोई एग्जांपल दे सकती हैं क्वालिटेटिव स्टडी की, क्वांटिटेटिव की और मिक्स की? सर क्लासरूम से जी सर ये जो हम बच्चों सर टेस्ट लेते हैं, ये सर हो गया क्वांटिटेटिव डाटा, और क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव सर जो हम उसकी बिहेवियर सर हम उसका करते हैं, नोट करते हैं, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ऑब्जर्वेशन आपकी हाँ, क्वालिटेटिव है। और मिक्स का सर कैसे दोनों होगा? आप मतलब टेस्ट लेते हैं, बिहेवियर ये भी नोट क्वालिटेटिव है, करेंगे। आप इंटरव्यू लेंगे, ये क्वांटिटेटिव है। आप टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिक्स मेथड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल जो है वो हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा एनालिसिस किया जाता है? जी किसमें? जी क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा एनालिसिस किया जाता है? सर डिस्क्रिप्टिव? जी नहीं सर। क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा एनालिसिस होता है? सर थीम्स वगैरह बनाए जाते हैं, कोडिंग की जाती है, और फिर उस कोड्स को इंटरप्रेट किया जाता है। थीमेटिक एनालिसिस होता है इनका। कौन सा? सॉरी, लॉजिकल एनालिसिस होता है। थीमेटिक एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस होता है। यस, लॉजिकल एनालिसिस होता है किसके अंदर? क्वालिटेटिव जो अप्रोच है इसमें। मिक्स मेथड में क्या होगा? सर उसमें एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी होते हैं यूज। तो मिक्स मेथड में दोनों होंगे, यानी कि जैसे किसी बच्चे का पहले हम बिहेवियर चेक कर लें, उसके बाद उसका एक टेस्ट भी ले लें, और कंबाइन जो सर होगा, ये सर दो फेजेस बना लें। जी इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। उस डाटा को जो हमने जो क्वालिटेटिव डाटा है उस पे एनालिसिस क्वालिटेटिव ही होगा। क्वांटिटेटिव डाटा पे जो है वो एनालिसिस क्या होगा? क्वांटिटेटिव ही होगा।
तो बेसिकली रिसर्च की 3 अप्रोचेस होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड। क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ये रिसर्च है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, कन्फर्मेटरी होती है, और ये एक तरह की मेजरमेंट है जिसमें नंबर्स यूज़ होते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। एनालिसिस हमारा स्टैटिस्टिकल होता है, ये भी नंबर्स की फॉर्म में होता है, तो ये ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होता है। इसी तरह जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली हम इसमें हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर है, टेक्स्ट क्वालिटी के ऊपर। ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ नहीं करते बल्कि लॉजिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में हम करते हैं, और ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। जबकि जो मिक्स मेथड है, मिक्स मेथड में हम ये दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कोप ऑफ रिसर्च। एनालिटिकल सर, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बिल्कुल हम दोनों चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम बच्चे का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो रिकॉर्ड है वो उसकी बेस पे हम बच्चे की अथेंटिक असेसमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च किसको कहते हैं? मैं 3 वर्ड्स बताता हूँ, आप अपनी इससे डेफिनेशन बना लें। न्यू नॉलेज को जनरेट करना, ये रिसर्च होती है। एग्जिस्टिंग नॉलेज को ठीक करना, करेक्ट करना, ये रिसर्च होती है। और तीसरा है कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना, ये भी रिसर्च होती है। अब हम इन तीनों को मिला लें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू नॉलेज, करेक्टिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, और टू फाइंडिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम ऑफ साइंटिफिक सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये रिसर्च कहलाएगी। अब इसका स्कोप जब हम देखेंगे तो स्कोप में पहली बात क्या करेंगे कि न्यू साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना, ये स्कोप है इसका। अच्छा, किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली या सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करके उसका सोल्यूशन निकालना, ये भी इसका स्कोप है। ये डेफिनेशन पहले मैंने बताई है, उसी से स्कोप हम डिराइव करें। अच्छा, तीसरा क्या होगा? तीसरा हम ये कहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज है, यानी जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उस नॉलेज में अगर कोई भी, जैसे थीरीज एक बनती है ना, तो उस थीरी को रिजेक्ट किया जाता है। आप में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहे होंगे डिफरेंट थीरीज़ कि ये पहले आई, उसको रिजेक्ट करके फिर न्यू थीरी बनाई गई। आइडियलिज़म आई तो उस पर जो कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको रियलिज़म ने कवर किया, इन दोनों के ड्रॉबैक्स को फिर प्रैग्मेटिज़म ने, फिर आगे रिकन्स्ट्रक्शनिज़म आई, इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ आती रहीं, किसी ने किसी के एक एस्पेक्ट को रिजेक्ट किया या पूरी की पूरी थीरी जो है रिजेक्ट हुई। जैसे आप देखें सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थीरी है, किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन उसकी अपनी बेटी थी सिगमंड फ्रॉइड की, एना फ्रॉइड, उसने भी कहा कि मेरे बाबा का दिमाग पता नहीं ठीक था कि नहीं था। तो बात करने का मकसद ये है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको ठीक करना, न्यू नॉलेज को डेवलप करना, प्रॉब्लम का सलूशन, ये तो रिसर्च के 3 सीधे सीधे जो है इसका स्कोप हो गया। इसके अलावा रिसर्च किसके लिए की जाती है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए रिसर्च की जाती है। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल जो बैकग्राउंड है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके फ्यूचर को एंटिसिपेट करने के लिए कि फ्यूचर क्या होगा इनका, रिसर्च कंडक्ट की जाती है। इससे अप्रोप्रिएट या न्यू मेथड्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे टीचिंग मेथड है एट्सेट्रा। इसी तरह रिसर्च जो है वो मेडिकल में जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन को, हिस्टोरिकल रिसर्च जो पास्ट इवेंट है उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, फ़िलोसफिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू इनोवेशंस जो है वो अडॉप्ट करने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ये स्कोप होता है रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिकमेंडेशन that which were given in policy 2009 for teacher training। ये सवाल एक दफ़ा मुझसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था, क्योंकि ये हमारी मौजूदा पॉलिसी है। तो इसमें अच्छा, उन सूबों में जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे बलूचिस्तान में, तो उन सूबों में एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो है, यानी टीचर ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कोई प्रॉपर मौजूद नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा टीचर की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसके साथ साथ जो टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी साइंस सब्जेक्ट्स की, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बेस करेगी, यानी जो बच्चों को उन्होंने आगे कन्वे करने हैं। साइंस किट्स प्रोवाइड की जाएंगी टीचर्स को, और साइंस किट्स जो है ये तमाम जो प्राइमरी और मिडिल लेवल के टीचर्स हैं इनको स्पेसिफिकली प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि स्टार्ट से ही बच्चे के अंदर साइंटिफिक जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो।
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रॉपर और स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, साइंस किट्स दी जाएंगी और साइंटिफिक जो साइंस की जो ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक ग्राउंड पे यानी रियल लाइफ सिचुएशन में दी जाएगी। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है इससे जो मैनेजर है, स्कूल का मैनेजर, स्कूल का हेड है, जो इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसको भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी इसके ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए कि उसको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता हो, तो अटेंशन उसकी डेवलप करने के लिए उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो हेड ऑफ़ स्कूल्स होंगे। इसके साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग की अरेंजमेंट्स, एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन भी होगी और स्टैंडर्डाइज्ड होगी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगी यानी इंस्टीट्यूशन बेस्ड होगी। ये 4-5 पॉइंट्स थे टीचर ट्रेनिंग के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टीचर इश्यूज़ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टीचर्स के इश्यूज़ किस तरह के हैं? याद रखिएगा मेरा एक पॉइंट, ये आप बड़ी मैं जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। याद रखिएगा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम बताएं तो ये ना समझें कि सारा सिस्टम ही ख़राब है और उनको पता नहीं है, उनको हमसे ज़्यादा पता है। वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। डॉक्टर जब्बार शाहीन सेक्रेटरी एजुकेशन रह चुके हैं, ठीक है, उनको हमसे ज़्यादा पता है एजुकेशन का, एजुकेशन की A to Z वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल जानते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स बताने हैं, यानी प्रॉब्लम्स आप कोई भी बेशक ना पीछे छोड़ें, लेकिन इस तरह से बताएं, पॉजिटिव वे में बताएं, ठीक है। ये ना बताएं कि स्कूलों का बुरा हाल है, वहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर पूरे नहीं हैं, बिल्डिंग है नहीं, तो कैसे टीचर पढ़, इस तरह से नहीं, थोड़ा पॉजिटिव वे में कि टीचर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैक ऑफ टीचर्स हैं तो टीचर्स को मल्टीग्रेड टीचिंग पे जाना पड़ता है जिससे वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। इस तरह से मतलब किसी भी प्रॉब्लम को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो प्रॉपर वे में बताएं और आपके माइंड में उसका सलूशन मौजूद हो। जितने भी इंटरव्यू लास्ट ईयर हुए हैं जो उस वक्त थे इंटरव्यू लेने वाले मेल साइड पे थे, वो भी साबिक सेक्रेटरी रह चुके थे डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक, वो पहले पूछते थे प्रॉब्लम बताएं, फिर कहते थे हाँ जी इनके सोल्यूशन बताएं। तो प्रॉब्लम आप वो डिस्कस करें या इस एंगल से डिस्कस करें, आपको सोल्यूशंस का भी पता हो। एब्सेंटिज़म का आप कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि बच्चे एब्सेंट होते हैं, भाई कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जब भी कोई प्रॉब्लम का, चाहे क्लासरूम का है, स्कूल का है, एजुकेशन का है, टीचर का है, इंस्टीट्यूशंस का है, करिकुलम का है, जो भी आपसे पूछे जाएंगे लाजमी, तो उनको पॉजिटिव वे में बताएं। तो टीचर के इश्यूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से टीचर जो है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये चीज़ इसका इम्पैक्ट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है स्कूल्स में, सोशल रिकॉग्निशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं की जाती, स्कूल स्ट्रक्चर, कल्चर और रिलेशंस जो है कम्युनिटी वो प्रॉपर नहीं है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के प्रॉब्लम हैं। सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर के ऊपर ही होती है, वालिदैन की तवज्जो बच्चों पे नहीं होती। नॉट इक्विप्ड विद मॉडर्न ट्रेंड्स, हमारे टीचर्स को की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं की गई कि जिस तरह से हम करिकुलम में तब्दीलियाँ ला रहे हैं या क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीचर को हमने उस तरह से ट्रेन नहीं किया हुआ। ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज़ नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ये आप लाजमी पढ़ के जाइएगा। इसका सिर्फ एजुकेशन का थीम 5 से 7 चीज़ें। जीडीपी क्या है पाकिस्तान की? 1.77, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी थी? पाकिस्तान का मौजूदा इनरोलमेंट रेट क्या है प्राइमरी पे? मैंने ये पीछे किसी जगह पे मैंने ये सवाल एड्रेस किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जवाब भी वहाँ पे मौजूद है। ये इसमें आप डिफरेंट सूबों का और इसको फिगर्स याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है, सूबों का कितना है, ठीक है, और इसके साथ साथ मेल और फीमेल का कितना है। ये थोड़ी सी कुछ चंद चीज़ें जो एजुकेशन के 2-3 टेबल्स हैं ना इंपॉर्टेंट, वो वाले आप देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जी सॉरी सर, कल आप नेट इनरोलमेंट रेट और एक ग्रास इनरोलमेंट रेट का कुछ बताया था जी, तो सर इनका बेसिक क्या है? डिफरेंस पूछ रही हैं आप? जी सर। आप एक स्कूल में हेड टीचर हैं या टीचर हैं, फ़र्ज़ करें आपकी क्लास में टोटल बच्चे जो दाखिला लेते हैं वो आप गवर्नमेंट टीचर हैं? नो सर। अच्छा नहीं है, चलें
मैं आपको सैलरी स्लिप से एग्जांपल देने लगा था। चलें, आप टीचर हैं ना, आपकी क्लास में इस साल फ़र्ज़ करें टोटल ईयर में जैसे 1 अगस्त से ये एडमिशन स्टार्ट होंगे, 31 मार्च तक जाएंगे, फ़र्ज़ करें 1 अगस्त से 31 मार्च तक आपकी क्लास में फ़र्ज़ करें जो टोटल बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो हैं 80, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ग्रॉस इनरोलमेंट, टोटल इनरोल हुए हैं जो बच्चे। अब फ़र्ज़ करें कुछ बच्चे माइग्रेट करके चले जाते हैं, स्कूल छोड़ जाएंगे, कुछ बच्चे किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, खुदा न खास्ता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो माइग्रेट हो गए, ठीक है, या जिनकी डेथ हो गई, तो वो तमाम बच्चे अब आपके स्कूल में तो नहीं आ रहे। तो फ़र्ज़ करें 10 बच्चे ऐसे थे टोटल, तो आपकी जो नेट इनरोलमेंट रह गई है ये कितनी है, 70। तो ग्रॉस हमेशा नेट से ज़्यादा होती है। ग्रॉस से मुराद टोटल एडमिशन जो भी आपका होता है ये होता है ग्रॉस। अब उस एडमिशन में जितने छोड़ जाते हैं, फ़र्ज़ करें पहले आपके 70 थे, 5 बच्चे आए तो 75 हो गए, 5 चले गए तो 70 हो गए, तो आप इनको टोटल 70 आपका नहीं होगा ग्रॉस आपका 75 होगा, क्योंकि आपके पास आए तो वो हैं, नो डाउट वो छोड़ के चले गए। तो टोटल जितने आते हैं वो ग्रॉस होता है और जो छोड़ के चले जाते हैं वो क्या होता है, नेट होता है। जी क्लियर है। अच्छा, किसी ने दानिश स्कूल के हवाले से एक सवाल पूछा था कि दानिश स्कूल क्या है। दानिश स्कूल बेसिकली पंजाब के अंदर इस वक्त टोटल 20 स्कूल्स हैं, जो कि ये स्लाइड शो हो रही है, पेज हो रहा है दानिश स्कूल का। जी यस सर हो रहा है जी। दानिश स्कूल जो है वो दानिश का मतलब क्या होता है, विजडम, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है फिला एंड सोफिया। तो सोफिया जो वर्ड है फ़िलासफ़ी वाला, वही यहाँ पे दानिश पर्शियन लैंग्वेज से है। तो फ़िलासफ़ी जो है दानिश स्कूल जो है ये 2010 में पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के, शहबाज शरीफ, उसका इनिशिएटिव था। तो दानिश स्कूल का बेसिक पर्पज़ ये था कि पंजाब के अंदर उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे जो है वो एडमिशन नॉर्मल नहीं ले सकते किसी अच्छे इदारे में, तो उनके लिए ऐसे इदारे इस्टेब्लिश किए जाएं जो फैमिलीज़ अच्छे स्कूलों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था। लेकिन खैर से पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपको पता है फिर होता क्या है। तो दानिश स्कूल में जो सिस्टम चल रहा है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बसने वालों का कसूर है, मेरा और आपका कसूर है। बात लंबी हो जाएगी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया एमफिल के लिए, उनके 44 मार्क्स आए हैं। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनको मैसेज किया कि आप 7500 रुपये दें, आपके मार्क्स 89 हो जाएंगे। ये 2 दिन की पहले की बात है, ठीक है। उन्होंने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी है। तो मकसद इस लेवल पे हम पहुँचे हुए हैं कि देखें। तो मैं सोच रहा था कि वो कैसे, मतलब ये है कि अपने आप को फेस करता होगा कि भाई मैं एक बच्ची या बच्चे का हक मार के इसको मैं दे रहा हूँ। वो स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर मेरा दिल चाहता है कि मैं ना एडमिशन ले लूँ। मैंने उन्हें कहा कि एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा आप सारी ज़िंदगी खुद से जब ये सवाल पूछेंगी कि मैंने 7500 दे के एडमिशन लिया था, तो सेटिस्फेक्शन फ़ील होगी आपको? ज़मीर आपका मानेगा इस बात से, आपको नहीं झंझोड़ेगा? तो कहते हैं सर मेरा दिल नहीं मानता फिर आपकी ये बात सुन के। मैंने कहा ठीक है 7500 में आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये भी सोचें आपकी जगह किसी और का हक था जिसने मेहनत की, जिसने टेस्ट पास किया। बहरहाल ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो दानिश स्कूल बेसिकली टोटल इस वक्त जो स्कूल चल रहे हैं वो 20 हैं पंजाब के अंदर। 20 स्कूल हैं जिसमें 16 फंक्शनल हैं और 4 इन प्रोसेस हैं, 8 गर्ल्स के और 8 बॉयज़। ये जहाँ पे भी बनते हैं, बॉयज़ कैंपस अलग बनता है, गर्ल्स कैंपस अलग बनता है। तो एक ही जगह पे जहाँ पे भी ये 8 बने हुए हैं, तो 16 स्कूल टोटल हैं, 8 जगहों पे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो सबसे पहला जो है वो हासिलपुर बहावलपुर में बना था 2010 में, और आखिरी 2019 में मेलसी में बना है। 4 स्कूल जो है वो अंडर प्रोसेस हैं इसके। हर साल इसकी टोटल इसमें जो है वो 770 स्टूडेंट, 770 स्टूडेंट इनरोल होते हैं। ये पुअर और उन नीडी स्टूडेंट के लिए है जिनके पास जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस
जिनके पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बेसिकली उनके लिए था। तो दानिश स्कूल जो है ये जितने भी हैं पंजाब के अंदर जो 16 फंक्शनल है या 4 जो इन प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे लाहौर बोर्ड के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। जी रिलायबिलिटी किसको कहते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर को कहते हैं। रिलायबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं? जी रिलायबिलिटी की 3 टाइप्स हैं जी, कौन कौन टेस्ट, पैरेलल, फॉर्म रिलायबिलिटी, हाफ रिलायबिलिटी। reliability, split half reliability, and equal form reliability. जी कोई इनको एक्सप्लेन करना चाहे? सर टेस्ट रीटेस्ट सर बार बार टेस्ट लेने पे उसका स्कोर एक ही है, तो वो टेस्ट रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी की जो है वो बेसिकली जो टाइप्स हैं इसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, पैरेलल फॉर्म है, स्प्लिट हाफ है और इंटरनल कंसिस्टेंसी है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी किसको कहते हैं? जब सिमिलर टेस्ट जो है रिपीटेडली सिमिलर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें तो इसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट रीटेस्ट। यानी एक टेस्ट आपने लिया, फिर अगेन लिया, फिर अगेन लिया, तो वो टेस्ट सिमिलर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है इंटर रेटर और दूसरी होती है इंट्रा रेटर। अब इंटर रेटर जो रिलायबिलिटी है इसमें सिमिलर टेस्ट जो है वो डिफरेंस, इंटर कहते हैं बिटवीन, अमंग, ठीक है। तो सिमिलर टेस्ट होगा, टेस्ट दोनों में सिमिलर होंगे, ठीक है। इंटर रेटर में जैसे ऊपर डेफिनेशन में सिमिलर टेस्ट जो है आर गिवन रिपीटेडली। तो इंटर रेटर और इंट्रा रेटर में इंटर का मतलब होता है सेम, ठीक है, विद इन, फ्रॉम विद इन, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, अमंग, ठीक है। अब इंटर डिफरेंट होगा, ठीक है, स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, सिमिलर टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट को सेम टाइम में, यानी क्लास में ग्रुप बना लिए, आधी आधी क्लास कर दी, आधा टेस्ट उनको और आधा टेस्ट सिमिलर टेस्ट है सेम टाइम में डिफरेंट स्टूडेंट को दिया जाएगा, यानी एक स्कूल में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और फिर इसको क्या किया जाएगा? इसकी रिलायबिलिटी चेक की जाएगी। इंट्रा रेटर में सिमिलर टेस्ट सेम स्टूडेंट को डिफरेंट टाइम में, वही बच्चे उनको एक वक्त में दिया जाएगा, फिर 2 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद या महीने बाद, तो डिफरेंट टाइम में उनको फिर वही टेस्ट दिया जाएगा। इसको इंट्रा रेटर कहेंगे। इंटर रेटर में सिमिलर टेस्ट गिवन टू डिफरेंट स्टूडेंट एट सेम टाइम, और इंट्रा रेटर में सिमिलर टेस्ट गिवन टू सेम स्टूडेंट एट डिफरेंट टाइम। पैरेलल फॉर्म में दो जो used to assess the consistency of the result of the test constructed in the same way from the same content domain। अब इसमें टेस्ट सेम नहीं होंगे। टेस्ट सेम से मुराद ये है कि जो आइटम्स हैं उनके वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। कैसे? मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है फ़र्ज़ करें एक टेस्ट का, ये इसका जो कॉन्स्ट्रक्ट है या थीम जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होगा, ठीक है। स्टूडेंट कैन डिफ़ाइन अ टॉपिक, अब ये कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल है, ठीक है। अच्छा, डेफिनीशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज़ रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ कॉग्निटिव लेवल, विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब ये मैंने 2 सवाल पूछे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन डिफ़ाइन अ टॉपिक, डेफिनीशन ऑफ अ टॉपिक इज़, अब ये 2 डिफरेंट आइटम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोनों का जवाब क्या है? सेम है। इसी को कहते हैं पैरेलल फॉर्म, used to assess the consistency of the result of the 2 tests constructed in the same way from the same content domain। सेम डोमेन से बनाए जाएंगे, आइटम सेम नहीं होंगे, यानी क्वेश्चन सेम नहीं होगा, लेकिन उसका थीम बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया। देन आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जैसे जी जी सर, जैसे 22 के पेपर्स में मुख्तलिफ पेपर्स डिफरेंट जो है ना वो टीचर्स बना के देते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 4-5 पेपर बनते हैं और फिर उनमें से कोई सिलेक्ट किया जाता है, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। बिल्कुल आप दे सकते हैं एग्जांपल। स्प्लिट हाफ, स्प्लिट किसको कहते हैं? एक को ब्रेक करना, एक टेस्ट को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग रिज़ल्ट लेंगे, ठीक है, टेस्ट के अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उनके रिज़ल्ट फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे। देन लास्ट वन है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में जो आइटम्स होते हैं, एक तो है कि हम टेस्ट के स्कोर आपस में देख रहे हैं कि
पहले टेस्ट के और दूसरे टेस्ट के स्कोर में क्या रिलायबिलिटी है, यानी कंसिस्टेंसी है। एक ये है कि टेस्ट के जो आइटम्स हैं, यानी जो क्वेश्चंस हैं, क्या उन क्वेश्चंस में भी कंसिस्टेंसी है। तो वो क्वेश्चंस के अंदर जो कंसिस्टेंसी चेक की जाती है वो किस में की जाती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट अक्रॉस आइटम्स विद इन अ टेस्ट। ठीक है जी, ये थे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है सर, ये एक चीज़ समझ में नहीं आया। जी जी फरमाइए, क्या मसला है, कहाँ से? इंट्रा और इंटर नहीं बताया था इसमें, वो स्लाइड आपने हटा दिया। इंट्रा तो में आपने बताया था, मैंने बताया है, देखें सिमिलर टेस्ट मैंने बताया, शायद आपको आवाज़ का इशू था, मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटर रेटर है कि आप एक सिमिलर टेस्ट, एक टेस्ट आपने बनाया, ठीक है हसन साहब, आपने टेस्ट बनाया। अब आप क्या करते हैं, आपके पास फ़र्ज़ करें आपके स्कूल में सेक्शन है 3 छठी क्लास के, A B C सेक्शन, ठीक है। आप सेम टेस्ट सेक्शन A B और C को एट अ टाइम दे देते हैं, ये इंटर रेटर है, ठीक है। छठी क्लास साइंस का टेस्ट सेक्शन A B और C को आप किसी हाई स्कूल बड़े में हैं जहाँ पे सेक्शन है फ़र्ज़ करें, तो वहाँ पे आप ये एट अ टाइम उन 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इंट्रा रेटर में क्या होगा, इंट्रा रेटर में आप जो सिमिलर टेस्ट है वो सेम स्टूडेंट को, फ़र्ज़ करें आप सेक्शन A को आज भी देंगे, हफ्ते बाद देंगे, 2 हफ्ते बाद भी देंगे, ठीक है, तो ये इंट्रा रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रीसेंट वाइस चांसलर या चेयरमैन ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? डॉक्टर इरशाद अहमद अरशद नाम है इनका। व्हाट इज़ फेमस थिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट? ये चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं ना, नहरों के बारे सवाल किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं पहले भी शायद बताई थी, 1-2 के डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन जान के जाएं। आपको नहीं पता, गूगल ना करें सारी चीज़ें, ठीक है। तो किसी MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर जो आपका होता है कोई बड़ा एल्डर, उससे पूछें, ठीक है, उससे पूछें कि भाई इसमें कोई हिस्टोरिकल चीज़ बताएं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन सी। अच्छा, स्ट्रक्चरल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, नहरों के हवाले से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हवाले से देखें, कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन है आपके इसमें, कोई बड़ा वेल नोन कोई पॉलिटिशियंस है, अच्छा इस तरह कोई वेल नोन यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल कॉलेज है, या किसी कोई अचीवमेंट किसी आपके इसमें किसी ने ली है कोई इस तरह की, तो कोई मशहूर कोई रोड है, कैनाल है, ठीक है, या कोई माउंटेन एरिया है, तो इस तरह की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने एरिया की, आप अपने किसी MKO से, किसी बड़े से वो लाजमी पूछ लें। गूगल पे आपको चीज़ें मिलेंगी लेकिन सारी नहीं मिलेंगी, तो आप 2, 4, 5 डिफरेंट सीनियर से, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कूल के हेडमास्टर्स हायर लेवल पे जो हैं, जिनकी एज जो है वो अच्छी खासी एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे लाजमी पूछें आप। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इरशाद साहब नहीं है, ज़ियाउल क़य्यूम साहब, ये चेयरमैन, रिसेंट जो चेयरमैन है ओपन यूनिवर्सिटी के, इरशाद अहमद अरशद। अच्छा सर, ये चेयरमैन और VC में फ़र्क है? मे भी हो, मतलब ये मैंने सर्च किया था, चेयरमैन का नाम है आई थिंक, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आप इसको गूगल करके, या वैसे आपको कंफर्म है वाइस चांसलर का नाम तो बता दें। जी वाइस चांसलर का नाम ज़ियाउल क़य्यूम साहब। सॉरी, ज़ियाउल क़य्यूम वाइस चांसलर हैं। चलें जी, नोट कर लें सारे कि जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम ज़ियाउल क़य्यूम है। कहाँ के? जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। वाइस चांसलर कहाँ? ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल। HEC के चेयरमैन का नाम आप देख के जाएं, जो फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन है, ये सवाल पहले भी मैंने बताया हुआ है। जी सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, नहीं समझ आ रही। जी मुख्तार अहमद आ रहा, चेयरमैन ऑफ HEC। जी, ये ओपन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है। मैं बता रहा था कि HEC के चेयरमैन का नाम, कायद पंजाब के जो हैं चेयरमैन, या जो उनकी डेजिग्नेशन है उनका नाम, इसी तरह जो हमारी
वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसका, ओपन यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा जो आपके करंट जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के, इनके नाम जो है वो आप लाजमी जो है वो वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे सारे, गूगल कर लीजिएगा। मैंने भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं भी चूँकि तब्दीली होती रहती है तो आप लाजमी जो है वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास हैं, फेडरल राना तनवीर हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, सेक्रेटरी दोनों। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसकी कितनी स्टेजेस हैं ये हमने वैसे पढ़ी हुई हैं, मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। जी कोई बता सकता है? जी मैं स्लाइड डिस्प्ले नहीं कर रहा, आपसे सवाल है, ये मैंने पढ़ाई थी लास्ट टाइम जी, पिछले किसी लेक्चर में। स्कैफोल्डिंग होता है किसका सर? नहीं, स्कैफोल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट। मैं बता देता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं कि मुझे साइकिलिंग, मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ या गाड़ी चलाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, मुझे बेसिक फंक्शंस का पता है कि कैसे जो है वो इसका एक्सेलरेटर कहाँ पे होता है, इसकी ब्रेक कहाँ पे है, इसको मैंने जो है स्टार्ट कैसे करना है गाड़ी को, एट्सेट्रा, ठीक है, ब्रेक इसकी कैसे लगानी, वो मुझे पता है, लेकिन मैं गाड़ी रन नहीं कर सकता। तो लेकिन थोड़ी सी अगर कोई मेरे साथ बैठ जाए, मुझे असिस्ट कर दे, तो मैं गाड़ी चला लूँगा। ये है मेरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मेरी डेवलपमेंट की वो स्टेज कि मैं इंडिपेंडेंटली कोई काम कितना कर सकता हूँ और किसी की सपोर्ट के साथ कितना कर सकता हूँ, इसमें डिफरेंस, ठीक है, मुझे पता है लेकिन मैं चला नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं चला लूँगा। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में इसी तरह आप एक काम बिल्कुल कर सकने के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई असिस्ट ना करे तो आप नहीं कर सकते। ये होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होती है असिस्टेड परफॉर्मेंस, यानी आप किसी की हेल्प के बगैर, ये फर्स्ट स्टेज है, आप किसी की हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकते। दूसरी होती है अनअसिस्टेड परफॉर्मेंस, आप जो है उसकी हेल्प के बगैर टूटा फूटा वो काम कर लेंगे, गाड़ी में रन कर लूँगा आहिस्ता आहिस्ता किसी खुले बड़े मैदान में, ठीक है। फिर आती है फुल इंटरनलाइजेशन, अब मैं किसी की हेल्प, इसमें भी थर्ड स्टेज में भी, यहाँ पे मैं किसी की हेल्प के बगैर शहर में भी, गाँव में भी, रोड पे भी, कच्चे सड़क पे भी मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगा, यानी स्किलफुली वो टास्क परफॉर्म कर सकने के काबिल हो जाऊँगा। फिर आता है डी ऑटोमाइजेशन, फिर गाड़ी सेल कर दी अब्बू ने, 6 माह मैंने गाड़ी ना चलाई या साल 2 ना चलाई तो फिर मैं गाड़ी चलाना भूल जाऊंगा, फ़र्ज़ करें, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये फिर ये कि जो टास्क सीखा गया आहिस्ता आहिस्ता उसका भूल जाना डी ऑटोमाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। जी कोई डिफरेंस बता सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी का? सर इंटरनल वैलिडिटी मींस के डिपेंडेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर और कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल का असर ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और सर एक्सटर्नल वैलिडिटी ये होगी कि रिजल्ट जो है वो जनरलाइज किए जा सकते हैं सैंपल के रिजल्ट अगर। अच्छा, इसको ना इंटरनल जनरलाइजेशन, एक्सटर्नल जनरलाइजेशन, ये भी सवाल कल किसी ने मुझे इनबॉक्स किया हुआ था कि क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप सैंपल से पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर रहे हो ना, तो ये आपकी एक्सटर्नल जनरलाइजेशन होती है। जो सिचुएशन आप स्टडी कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आप किसी बाहर की सिचुएशन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो ये होती है एक्सटर्नल जनरलाइजेशन, ठीक है। मसलन आप जो है आपने एक स्कूल के रिज़ल्ट लिए हैं, ठीक है, एक स्कूल के, तो एक स्कूल की किसी क्लास से, तो आप उसी स्कूल के जो रिज़ल्ट है उसके उसी के ऊपर ही जनरलाइज सिर्फ कर रहे हैं, ये जो है इंटरनल जनरलाइजेशन है। अब आप उस स्कूल के रिज़ल्ट पूरे बाकी सारे स्कूलों के ऊपर जनरलाइज जब करेंगे तो ये एक्सटर्नल जनरलाइजेशन होगी। वैलिडिटी कहते हैं कंसिस्टेंट एक्यूरेसी को, कि कोई चीज़ कितनी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल वैलिडिटी क्या कहलाएगी? इंटरनल वैलिडिटी ये होती है कि जब हम एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ के ऊपर देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आईसीटी के इस्तेमाल से बच्चे की लर्निंग कितनी बेहतर होती है, तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करें ना तो बच्चे की लर्निंग के ऊपर जो तब्दीली आए, यानी बच्चे का बिहेवियर या लर्निंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, वो सिर्फ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और यानी मल्टीमीडिया का यूज़ फ़र्ज़ करें कर लेते हैं हम, तो सिर्फ वो लर्निंग उसकी जो इंक्रीज़ हुई है वो सिर्फ मल्टीमीडिया के यूज़ की वजह से हुई है, इसमें कोई और फैक्टर इन्वॉल्व ना हो ड्यूरिंग आवर स्टडी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? इंटरनल वैलिडिटी कहलाएगी।
एक्सटर्नल क्या होगी, जब हम ये जो हमने रिज़ल्ट ले लिए, जो हमारे रिज़ल्ट इतने वैलिड हों कि हम इसको एक्सटर्नल या आउटसाइड दूसरी भी किसी सिचुएशन में अप्लाई करें, वहाँ पे भी जब कोई रिसर्च अगर कोई कंडक्ट करे तो सिमिलर रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो यानी वहाँ पे रिसर्च अभी हुई नहीं है, आपने सैम्पल पे डाटा कलेक्ट किया और एनालाइज़ किया उसको, और फिर उसको पॉपुलेशन के ऊपर आप जनरलाइज़ करते हैं, और आपके जो रिज़ल्ट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हों या एविडेंस बेस्ड हों कि कोई अगर उसको वेरीफाई करना चाहे तो वहाँ पे भी सिमिलर रिज़ल्ट आए। ये होता है डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी का। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोल ऑफ आईसीटी। जी, आईसीटी का क्या रोल है, ये हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं या कहीं डिस्कस किया था। जी सर, इंटरनल और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी वाला भी दोबारा ज़रा रिपीट करते हैं, समझ नहीं आई थी उनकी। मैंने वैलिडिटी की बात की है सर, क्वेश्चन तो रिलायबिलिटी हुआ था। वैलिडिटी है, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके सर, ठीक है सर। जी, आईसीटी का रोल बताएगा कौन? आईसीटी का रोल भी है सर। आईसीटी का रोल हमारे स्कूल में ई लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर हम अपने स्टूडेंट्स को ई लर्निंग से मुतारिफ करा सकते हैं। हम इसके ज़रिए सर उनको डिफरेंट टेक्निक सिखा सकते हैं, और सर ये इसे मॉडर्न दुनिया से हम इसको लिंक कर सकते हैं बच्चों को। सर, आईसीटी का रोल ये कि स्टूडेंट जो दुनिया है उससे कनेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन होता है। अच्छा, और मैं आपकी बात काट रहा हूँ हसन साहब, माजरत, आपसे ही मेरा सवाल है। मैंने एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या क्लासरूम, वो क्या उसका जवाब था? जी, ग्लोबल लर्निंग होगा ना सर। जी, ग्लोबल लर्निंग मतलब ई लर्निंग, कनेक्टेड, जी, कनेक्टेड क्लासरूम, ई लर्निंग, कनेक्टिविज्म, ई लर्निंग। तो अब आप आगे बात करें, इसी बात को लिंक करें कि जो फ्यूचर जो है चूँकि क्लासरूम का वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग है या ई लर्निंग है, ठीक है, या कनेक्टिविज़म है, मॉडर्न रिसोर्सेज के साथ लिंक करना है। तो ये सारी चीज़ें आईसीटी के बगैर मुमकिन नहीं है। और जी, अपडेट द न्यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आपको इंस्टेंटली जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर मिल जाती है, और इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर शेयर हो जाती है। हमारी क्लास में हमारा बच्चा जो है वो मॉडर्न जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो है वो इंटरलिंक्ड हो जाता है, उनको सर्च आउट कर सकता है एक ही वक्त में मल्टीपल रिसोर्सेज। जी जी, रिकॉर्ड कीपिंग डेटाबेस, मैनुअल सिस्टम खत्म करके डेटाबेस की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग अच्छा होता है, सर्च करना आसान होता है। यस, इसमें आपको जो है वो आईसीटी की मदद से आपको कोई भी चीज़ जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है, विजुअल्स, ऑडियोज़, टेक्स्ट, एनिमेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। आप जो है वो इन सारी चीज़ों का ब्लेंड यानी मल्टी मीडिया यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग और लर्निंग के लिए। इसके साथ साथ जो ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है, जैसे ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड हैं, क्लास ब्लॉग्स होते हैं, पॉडकास्टिंग हैं, ये सारी की सारी आईसीटी की मरहूनत है। यानी आईसीटी जो है वो फ्यूचर है हमारी एजुकेशन का, हमारी क्लासरूम का, हमारी टीचिंग का। हम अपनी क्लासरूम को अगर हमने मॉडर्नाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, आईसीटी को यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। वक्त की ज़रूरत है, पूरी दुनिया इसके ऊपर आ चुकी है, हमें भी आना चाहिए। आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक तो तालीम घर जो चैनल बनाया था, चल रहा है अभी तक भी, एक एप्लीकेशन भी है, और इसी तरह जो पंजाब का भी है एक, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तालीम घर, और जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो पढ़ो पंजाब, टेली स्कूल है, ये भी चल रही हैं। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, बच्चे को ग्लोबल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल जो सोर्स से इंफॉर्मेशन बच्चे को जो है उसके साथ लिंक करने से, और कनेक्टेड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कंट्रीज़
से बच्चा जो है एक ही वक्त में अपनी क्लास को कनेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। बेटर टीचिंग के लिए लेसन प्लानिंग इससे अच्छी हो सकती है। टीचिंग जो प्रेजेंटेशन है मल्टीमीडिया के यूज़ से ऑडियो विजुअल्स टेक्स्ट की बेहतर फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो सकती है, यानी टीचर को आसानी हो सकती है। इसके थ्रू आप जो है वो डिजिटल AV एड्स दिखा सकते हैं बच्चों को। इसके थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है मॉर्निंग में फ़िज़िकल और इवनिंग में आप जो है उन्हीं अपनी क्लास को जो है वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। या आप मॉर्निंग में जब आप स्कूल पढ़ा रहे होते हैं तो आप कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे अपने ही बच्चों को, और कुछ बच्चे जो घर बैठे होंगे उनको ऑनलाइन और कुछ को फ़िज़िकल। ये ब्लेंडेड लर्निंग भी इसी के अंदर आती है। सर्टिफिकेशन ऑनलाइन ये भी इसी के अंदर आती है। पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करना, पेरेंट्स को रिपोर्टिंग करना, ये भी ICT की वजह से जो है वो मुमकिन हुआ है। आप टीचर बच्चों की रिपोर्ट को, उनकी प्रोग्रेस को, उनकी एवेलुएशन को, उनकी स्कूल में प्रेजेंस को पेरेंट्स से जो है वो शेयर कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें ICT की वजह से मुमकिन हुई है। ये था जी हमारा आज का सेशन। यहाँ तक ये सेशन क्लोज़ होता है। अब आपका कोई सवाल या कोई सजेशन है तो बताएं। इंशाल्लाह संडे को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर करूं। कल भी मैं वैसे ऑफ़ पे हूं, मैंने ड्यूटी से ऑफ़ लिया है, तो कल भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। जी सर, ये एक्रेडिटेशन ये क्या है सर? एक्रेडिटेशन कहते हैं अटेस्टेशन कर रहे हो। ये फ्यूचर में टीचर को रिप्लेस कर देगा? देखें जो हालात बनते जा रहे हैं तो रिप्लेस कर सकता है ये, लेकिन ये है कि टीचर का रोल बहरहाल होता है। ठीक है, जैसे इस वक्त आप भी ICT की वजह से कहाँ पे आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं हसन, और बाकी स्टूडेंट पंजाब से हैं, कुछ KPK के भी स्टूडेंट होंगे, तो हम सब लोग कनेक्ट हैं इंस्टेंटली सिंक्रोनसली एक फ़ोरम के थ्रू। तो लेकिन एट द एंड ये आप कह लें कि टीचर की प्रेजेंस भी यहाँ पे भी ज़रूरी है, तो टीचर मौजूद हैं। जी कोई और सवाल? सर का माइक ऑफ हो गया है, म्यूट हो गया है। चलें जी, मैं इतना बोलता रहा हूँ और मेरा माइक ही ऑफ था। मैं ये कह रहा था कि हसन साहब जो फ्यूचर है इसमें टीचर रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, टीचर बिल्कुल जो इसकी मॉडर्नाइजेशन है एजुकेशन की या फ्यूचर, वो बिल्कुल अपने अरूज पे जा रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी टीचर का रोल रहेगा। जैसे ऑनलाइन लर्निंग ना दो तरह की होती है। ठीक है सर, एक होती है टीचर का रोल बदल जाएगा, टीचर एज अ फैसिलिटेटर हो जाएगा। हाँ, टीचर अब वो जो लेक्चर मेथड में अथॉरिटेटिव होता है ना, वो नहीं, वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा। यस, अब जैसे यहाँ पे आप मेरी मौजूदगी देख लें, मैं फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है, कंटेंट मेरे पास मौजूद है, मैं असेसमेंट भी करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी मेरी है, सिर्फ जो है मैं वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो टीचर का रोल चेंज हो जाएगा, लेकिन ये है कि टीचर रहेगा। मैं ये बात कर रहा था कि जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, या जिसे हम ग्लोबल लर्निंग कहते हैं, ये इसके दो टाइप्स होती हैं। एक होती है टीचरलेस और एक होती है टीचर की मौजूदगी में। अब जैसे देखें इस वक्त हमारी जो टीचिंग चल रही है ये वर्चुअल लर्निंग की एग्जांपल है, जिसमें टीचर भी मौजूद हो, ऑनलाइन बच्चा भी मौजूद हो, जिसमें कंटेंट भी पता हो दोनों को, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी पता हो, ये होती है वर्चुअल लर्निंग। ठीक है, और जो ऑनलाइन लर्निंग है या लर्निंग सिंपली जो होती है, उसमें क्या होता है, आप कहीं से कुछ भी कंटेंट विज़िट करते हैं, किसी वेबसाइट को, किसी पेज को, किसी यूट्यूब चैनल को, किसी ब्लॉग स्पॉट को, वहाँ से कोई कंटेंट जो है वो इनफॉर्मली, ठीक है, आप रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो टीचर के बगैर होती है लर्निंग। जबकि ये जो है हमारी ये वर्चुअल लर्निंग, इसमें टीचर की प्रेजेंस होती है। जी।